हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.msEducationTV.com, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर है कोमलता का। ख ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कार्यक्रम का उद्देश्य कैसा माना गया है? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक। तो इसमें गया ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को किन बादलों की मंडराती कोमलता कष्ट देती है? तो इसका राइट आंसर है ममता के। ख ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल केसर से धूली सील किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है आकाश को। तो यहाँ पे जो क ऑप्शन है ये अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण के पुनर्जीवित होने की बात सुनकर रावण किसके पास जाता है? कुंभकर्ण के पास। तो इसमें घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल राग कविता में आकांक्षाओं से क्या भरी है? तो इसका राइट आंसर है रणतरी। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे काव्यांश दिया गया, इस काव्यांश को पढ़ना है, फिर उसकी जो है सप्रसंग और जो व्याख्या आपको दोनों करनी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ काव्यांश जो क्या है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहवलता, दिन जल्दी जल्दी डलता। सबसे पहले जो इसकी प्रसंग है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो है रचयिता कौन है और कौन सी कविता है। तो यहाँ पे देखिए प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता एक गीत से अवतरित है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने अकेलेपन की भावना को अभिव्यक्ति प्रदान की है। ये इसकी जो है प्रसंग है। अब इसकी यहाँ पे जो व्याख्या इसके बारे में बात कर लेते हैं। कवि देखता है कि सभी प्राणी और पक्षीगण अपने अपने घरों की ओर लौटने को उत्सुक प्रतीत होते हैं। सभी के घरों में उनकी प्रतीक्षा हो रही है, लेकिन कवि हताश है, निराश है कि उसके घर में ऐसा कोई नहीं है जो उसकी उत्कंठापूर्ण प्रतीक्षा कर रहा हो, जो उससे मिलने के लिए व्याकुल हो। वह भला किसके लिए चंचल गति से अपने पैर बढ़ाए। यह निराशा का एहसास उसके कदमों में शिथिलता भर देता है और उसका मन पीड़ा से भर उठता है। एक अशांत विदुर वियोग जनित प्रमाद एवं विषाद उसे घेरने लगता है। वह अपनी कर्म गति से एक प्रकार की शिथिलता का अनुभव करने लगता है। उसका हृदय विह्वल हो उठता है और दिन जल्दी ही ढल जाएगा और रात को प्रिय श्यामा की वियोग वेदना उसे मथती रहेगी। तब उसका हृदय अशांत हो उठेगा। इसी के अथवा में देखिए यहाँ पे एक और काव्यांश दिया गया। काव्यांश है, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इसका जो प्रसंग है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ उमाशंकर जोशी द्वारा रचित कविता छोटा मेरा खेल से अवतरित है। इस छोटी सी कविता में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की गई है। यहाँ पे इसकी जो व्याख्या इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हृदय में जो विचार बीज रूप में आता है वही कल्पना का आश्रय लेकर विकसित होकर रचना का रूप ले लेता है। यह बीज रचना और अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। इस रचना में शब्दों के अंकुर फूट निकलते हैं। अंततः कृति यानी कि रचना एक संपूर्ण स्वरूप धारण कर लेती है। इस प्रक्रिया में कवि स्वयं विगलित हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर जो है आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन साहित्य एवं भाषा शैली का जो संक्षिप्त परिचय लिखना है। यानी कि आपको जो है गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जीवन परिचय है यहाँ पे आपको बताना है। सबसे पहले गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे इनका जन्म। तो इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे इनकी शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन से की। 1938 में इन्होंने इंदौर के होलकर से बीए की शिक्षा प्राप्त की। 1954 में इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। वे उज्जैन के मॉडल स्कूल में अध्यापक के पद पर आसीन रहे।
सन 1958 में उन्हें अध्यापक पद पर राजनांद गांव के दिग्विजय कॉलेज में नियुक्ति मिली। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धुल कविता संग्रह ये, काठ का सपना, विपात्र सतह से उठता आदमी ये कथा साहित्य है, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, आलोचना, भारत इतिहास और संस्कृति, ये सभी जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। तो इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या हैं देखिए। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगवा कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और जो है विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतः स्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेकोनेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं भाषा शैली के बारे में। इनकी भाषा उत्कृष्ट है, भावों के अनुरूप शब्द गढ़ना और उसका परिष्कार करके उससे भाषा में प्रयुक्त करना भाषा सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है। उन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी प्रमुख शैली व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक, व्यंग्यात्मक जो है प्रतीकात्मक है। ये ऊपर वाला जो ये व्यंजनात्मक है और नीचे जो है ये व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं निधन। इनकी मृत्यु कब हुई। इनका निधन 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में हुआ। इनकी जो मृत्यु है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अथवा में एक और दिया गए हैं, ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनके बारे में देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 में महिसादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में पैतृक गांव गढ़ाकोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ। ये जो है इनके जन्म के बारे में है। नेक्स्ट इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा। निराला जी की शिक्षा बंगाली माध्यम से शुरू हुई। हाई स्कूल पास करने के पश्चात उन्होंने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। हाई स्कूल करने के पश्चात वे लखनऊ और उसके बाद गढ़कोला, उन्नाव आ गए। वे हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में निपुण थे और श्री कृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्री रविंद्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से प्रभावित थे। नेक्स्ट यहाँ पे इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देखिए यहाँ पे। परिमल, अनामिका, गीतिका, नए पत्ते, अणिमा, बेला, तुलसीदास, कुकुरमुता कविता संग्रह है, चतुरचमार, बिल्लेसुर, बकरिया, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे, गद। इन्होंने 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित की थी। इन्होंने मतवाला समन्वय पत्रिका का संपादन किया था। ये इनकी रचनाएं थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। देखिए निराला जी छायावाद के ऐसे कवि रहे हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। उनके द्वारा रचित विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को इस तरह से समेटे हुए हैं कि वह किसी भी सीमा में बंद पाता है। उनका यही निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व, कविता और जीवन में अंतर नहीं रखता। वे दोनों आपस में घुले मिले हैं। उनकी कविता उल्लास, शोक, राम विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का जो है संजीव वर्णन है। उन्होंने छंद के बंधन को ही नहीं तोड़ा बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी जो है अतिक्रमित किया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं इनकी भाषा शैली के बारे में। तो निराला की कविता में विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी कई रंग हैं। एक तरफ तो तत्सम सामासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंदुओं में से छंदबद्ध राम की शक्ति पूजा का प्रतिमान तुलसीदास हैं, तो दूसरी तरफ देशी तट के
शब्दों की सरलता के लिए कुकुरमुता, रानी और कानी, महंगू महंगा रही जैसी कई कविताएं हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इनकी जो मृत्यु है कब हुई, इनका जो निधन है 1961 में इलाहाबाद में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहला, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे स्पष्ट करना इसका। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, दूरदर्शन पर एक अपाहिज का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिखाया जाता है। दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को प्रदर्शन की वस्तु मानकर उसके मन की पीड़ा को कुरेदा जाता है। साक्षात्कारकर्ता को उसकी निजी सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं होता। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकतर कार्यक्रम केवल संवेदनशीलता का दिखावा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, बादल राग कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, बादल राग निराला जी की प्रसिद्ध कविता है, यानी कि इनके जो रचयिता ही निराला जी हैं। वे बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं, उन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। बादलों की क्रांति का लाभ दबे कुचले लोगों को मिलता है, इसलिए किसान और उसके खेतों में बड़े छोटे पौधे बादलों को हाथ हिलाकर बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, लक्ष्मीन का विवाह किस गांव में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है हंडिया में, क्या ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ में मित्र ने लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया। तो इसका राइट आंसर है मनी बैग, क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक में बचपन के कैसे संस्कार थे। तो इसका राइट आंसर है आर्य समाजी, इसमें क्या ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर के टाइटल से जाना जाने वाला पहलवान का असली नाम क्या था। तो इसका असली नाम था चांद सिंह, इसमें क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैपलिन की कला कितनी पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। तो इसका राइट आंसर है 5, क्या ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने कवि किस पेड़ को दोलाओं में लगा देखना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर है बकुल, क्या ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे गद्यांश है, सबसे पहले देखिए गद्यांश, दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधाकर उसने मेरी धूली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके प्रसंग के बारे में। तो प्रस्तुत गद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन पाठ से लिया गया है, यानी कि इसके जो रचयिता हैं ये है महादेवी वर्मा और पाठ का नाम है भक्तिन। नेक्स्ट इसकी व्याख्या की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए व्याख्या है, जमींदार द्वारा अपमानित किए जाने पर भक्तिन ने गांव छोड़ दिया और महादेवी जी के यहाँ नौकरी करने के लिए आ पहुँचे। महादेवी जी ने उससे भोजन बनाने के बारे जानकारी ली, उसे भोजन बनाने का काम सौंप दिया। अगले दिन भक्ति ने 2-3 लोटे जल शरीर पर डाला, महादेवी जी की धूली धोती पर जल के छींटे मारकर उसे पवित्र किया और फिर उगते हुए सूर्य और पीपल को भी 2 लोटे जल चढ़ाकर स्वागत किया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसी के अथवा में एक और जो है अपना गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इससे जो है इसका आपको प्रसंग और इसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे देखिए, गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। तो यहाँ पे ये जो अपने पास गद्यांश है, अब इसका जो प्रसंग है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा व मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ से लिया गया, यानी कि पूरा पाठ का ये नाम है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा व मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो ये इसका पूरा नाम है।
और इसके जो रचयिता हैं ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट इसकी जो व्याख्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। व्याख्या, इसमें स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं के बीच अंतर बताया गया है। शारीरिक स्वतंत्रता व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, ये है शारीरिक आएगा यहाँ पे, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संपत्ति के अधिकार व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों के जरिए अपनी पहचान का निर्माण करता है। स्वतंत्रता उस अधिकार का तंत्र होती है जो उसे व्यक्तिगत रूप से उन्नति दिलाता है। हमें इस अनुभव के साथ यह समझना चाहिए कि स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी पहचान बनाने में मदद करती है और उससे समझने में मदद करती है। इसलिए हमें मनुष्य की शक्ति के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता को प्रदान करना चाहिए। लास्ट में ही यहाँ पे नकारात्मक सोच को छोड़कर हमारे सोच में जगह बनाकर हमें स्वतंत्रता को प्रचलित करना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है क्या है, नमक कहानी का मूल भाव क्या है। तो यहाँ पे आपको जो नमक कहानी का मूल भाव बताना है। तो इसका आंसर है नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित लोगों के दिलों को टटोलती मार्मिक कहानी है। लाहौर से आई सिख बीबी लाहौर को अपना वतन मानती है तथा लेखिका को वहां से नमक लाने को कहती है। नेक्स्ट है पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन मानता है और उसे नमक ले जाने देता है। दिल्ली का कस्टम अधिकारी ढाका को अपना वतन मानता है। वस्तुतः जमीन पर खींची हुई रेखाएं लोगों के दिलों को नहीं बांटती। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है। तो चार्ली सबसे ज़्यादा कब हंसता है, वह अपनी गर्व की भावना, अपने प्रति सम्मान की भावना, अपनी सफलता, अपनी सभ्यता तथा संस्कृति के प्रति प्रेम और अपनी श्रेष्ठता को दूसरों को दिखाने के उद्देश्य से स्वयं पर हंसता है। उसकी हंसी मजाक का कारण नहीं है, उसकी हंसी तो सम्मान का कारण है। प्राय लोग दूसरों पर तब हंसते हैं जब वह मजाक उड़ाते हैं, लेकिन चार्ली तब हंसता है जब वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर देता है। नेक्स्ट है पहलवान की ढोलक कविता का उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक को जानने की कहानी है। राजा साहिब की जगह है नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उल्ट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पैराग्राफ, यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली कठोर भूमि पर पटक देती है। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु सबकी क्या भूमिका है, ऐसे कई प्रश्नों को व्यक्त करना इस कहानी का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वितान भाग 2। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, वितान भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट है क्या, सिल्वर वेडिंग पार्टी में यशोधर बाबू ने केक एवं लड्डू क्यों नहीं खाए। तो इसका आंसर देखिए नीचे है यहाँ पे, आंसर है यशोधर बाबू ने केक इसलिए नहीं खाया क्योंकि उन्हें केक पसंद नहीं था। केक में अंडा होता था जबकि यशोधर बाबू शाकाहारी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे केक काटना पसंद नहीं करते थे और ना ही उन्हें विदेशी तरीके से जन्मदिन मनाना पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग कहानी में गिरीश कौन है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं। तो इसका आंसर है गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई था। गिरीश बड़ी कंपनी में काम करता था, वह मार्केटिंग मैनेजर था। गिरीश की सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को विज्ञापन कंपनी में बढ़िया नौकरी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जूझ कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है जूझ में लेखक यह कहना चाहता है कि व्यक्ति को संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। समस्याएं तो जीवन में आती रहती हैं, हमें इन समस्याओं से भागना नहीं चाहिए बल्कि इनका मुकाबला करना चाहिए। संघर्षों से जूझने के लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है। आत्मविश्वास के अभाव में व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता। जो व्यक्ति संघर्ष करता है अंततः सफलता मिलती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका गह पार्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के कोठारों के बारे में लेखक के क्या विचार हैं। तो इसका आंसर है कोठार की सबसे बड़ी संरचना है जहां अनाज रखा जाता था। कोठार की सबसे बड़ी जो संरचना है जहाँ पे अनाज रखा जाता था, कोठार को बोलते थे अनानागार।
अनानागार में हवा जाने के लिए स्थान बनाए गए थे। उसके उत्तर की ओर एक चबूतरा है जो अन्न रखने और निकालने के समय प्रयोग किया जाता रहा होगा। और अनानागार का सुदृढ़ आकार, प्रकार, हवा आने जाने की व्यवस्था था, उसमें अनाज भरने की सुविधा आदि निसंदेह उच्च कोटि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञातवास के दौरान एन और वान के परिजन बिजली क्यों नहीं जलाते थे? तो इसका राइट आंसर है, वह बताती है कि इन दिनों वे बिजली और राशन ज़्यादा खर्च कर चुके थे, उन्हें किफ़ायत करनी होगी ताकि बिजली का कट न लगे। 4:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है, उस समय पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए जो उन्होंने जो है बिजली जो है क्या किया, कम जलाते थे, यूज़ कम कर दिया बिजली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जो कै पार्ट है, इसका कै पार्ट का भी जो फर्स्ट पार्ट है आई। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रिका का दूसरा दौर कब से कब तक चला? तो इसका राइट आंसर है 1993 से लेकर 2001 तक। नेक्स्ट है, अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है अंशकालिक पत्रकार को स्ट्रिंगर भी कहा जाता है। यह किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के दिन विषय पर एक लेख लिखिए। तो इसका आंसर है, परीक्षा कैसी भी हो, किसी की भी हो, परीक्षा होती है। यह परीक्षा के दिन अन्य दिनों के मुकाबले किस तरह भारी पड़ते हैं, यह वही अच्छी तरीके से समझ सकता है जो परीक्षा के दौर से गुजर रहा होता है। इस कारण परीक्षा के दिन आते ही उनके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। साल भर तक काफ़ी मेहनत और लगन से परीक्षा की तैयारी करने पर भी जब परीक्षा के दिन आते हैं तो उत्सुकता और बेचैनी बढ़ जाती है। खेल कूद लगभग बंद हो जाते हैं, टीवी देखना, घूमने जाना न के बराबर होता है। प्रायः सभी छात्र परीक्षा के दिनों में अत्यधिक सावधानी से तैयारी करते हैं, पढ़े हुए एवं याद किए गए पाठों को दोहराते हैं, रात में काफ़ी देर तक जागते हैं और अगले दिन की परीक्षा के लिए मन को मजबूत करते हैं। परीक्षा में प्रश्न पत्र सरल आने पर प्रसन्न हो जाते हैं और उमंग के साथ अगले पेपर की तैयारी में लग जाते हैं। इस प्रकार परीक्षा के दिन सभी छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष लेखन से क्या अभिप्राय है, यह क्यों लिखा जाता है? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, सामान्य लेखन से हटकर किसी खास विषय पर लिखा गया लेख विशेष लेखन कहलाता है। इसमें अखबारों के लिए समाचारों के अलावा खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों और विषयों संबंधित घटनाएं, समस्याएं आदि से संबंधित लेख लिखा जाता है। इसमें विषय की गहराई, विस्तार और विशेषता को समझाया जाता है। इसलिए विशेष लेखन को ज़्यादातर संबोधन, भाषण, रिपोर्ट, लेख, आलेख, संक्षेपण आदि में उपयोग किया जाता है। विशेष लेखन का प्रयोजन होता है कि पाठकों को समझ में आने वाली चुनौतियों, समस्याओं, संदेहों, संप्रेषणों आदि का समाधान प्रस्तुत किया जाए। इसी के अथवा में देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन है, कहानी के नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? तो यहाँ पे इसका आंसर है, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो इस प्रकार हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो इसमें अगर सबसे पहली समस्या देखिए, यहाँ पे सबसे प्रमुख समस्या कहानी के पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रसंगों अथवा मानसिक द्वंद्वों के नाटकीय प्रस्तुति में आता है। सेकंड है, पात्रों के द्वंद्व को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है। नेक्स्ट है, संवादों को नाटकीय रूप प्रदान करने में समस्या आती है। नेक्स्ट है, संगीत, ध्वनि, प्रकाश व्यवस्था करने में समस्या होती है। नेक्स्ट है, कथानक को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नैतिक शिक्षा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें नैतिक शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो है क्या है, सांडर्स वध के बाद सुखदेव द्वारा क्रांतिकारियों को सहयोग देने के प्रश्न पर दुर्गा भाभी ने क्या विचार किया? तो इसका आंसर है, सांडर्स वध के पश्चात सुखदेव दुर्गा भाभी के पास आए। सुखदेव ने दुर्गा भाभी से 500 रुपये की आर्थिक मदद ली और उनसे प्रश्न किया, आपको पार्टी के काम से एक आदमी के साथ जाना है, क्या आप जाएंगी? तो उन्होंने जवाब दिया हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के अष्टमार्ग का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, महात्मा बुद्ध के अष्टमार्ग इन 8 गुणों से मिलकर बना हुआ है जो बुद्ध ने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण करते हुए बताए थे। यह एक मार्ग है जिससे मानव अंतःकरण को शुद्ध, संतुलित और निर्मल बनाया जा सकता है।
तो इसके जो अष्टमार्ग के जो गुण हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। नेक्स्ट है यहाँ पे अनागत विधाता नामक मछली की क्या विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर है अनागत विधाता का व्यवहारिक दिमाग था और वह अपने सभी कार्यों को पहले से ही जो है योजना बना लेती थी, अपने कार्यों की पहले से योजना बना लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्वस्थता से क्या हानि है? तो इसका आंसर है साफ सुथरा रहना मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। उसे अपने और आसपास के क्षेत्र को साफ रखना और अपने कार्यस्थल पर गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। अगर वह सफाई नहीं रखेगा तो मक्खी, मच्छर व अन्य हानिकारक कीड़े मकोड़े घर में प्रवेश करेंगे, जिससे अनेक प्रकार के रोग फैले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पहला क्वेश्चन है क पार्ट, यमक अलंकार की परिभाषा सोदाहरण लिखिए, यानी कि उदाहरण से लिखनी है आपको। तो इसका आंसर है जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ निकले, यह यमक अलंकार होता है। इसकी पहचान एक शब्द के बार बार दोहराए जाने से की जाती है। उदाहरण की बात करें, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाराय बोराय वा खाए बोराय। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का जो है ख पार्ट है, इसमें ख का जो पहला पार्ट है आई, उद्घाटन और यथेष्ट का जो संधि विच्छेद करना। तो उद्घाटन का बनेगा उत प्लस घाटन यानी कि व्यंजन संधि। नेक्स्ट यदि हम बात करें यथेष्ट का तो ये बनेगा यथा प्लस टिष्ट गुण संधि। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है निह प्लस उपम, तो संधि करनी है आपको, तो इसका बन जाएगा निरूपम, निह प्लस उपम निरूपम। गए जो क्वेश्चन है इसका पार्ट है आई, अवयवी भाव समास की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर है जहां प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट है जन्मभूमि और लंबोदर का जो विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो यहाँ पे जन्मभूमि का बनेगा जन्म की भूमि, इसमें जो समास ये है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, जिसको हम बोलते हैं श्री गणेश, तो इसमें जो समास है ये बहुवीरीय समास, बहुवीरीय समास। नेक्स्ट है वाक्य शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पे वाक्य दिया गया है अपने पास, वर्षा ऋतु में गरीबों को जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं मिलती। तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पे गरीबों को वर्षा ऋतु में जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं मिलती। नेक्स्ट है लोग परस्पर आपस में लड़ते रहते हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा यहाँ पे लोग आपस में लड़ते रहते हैं, परस्पर को हटा देंगे, लोग आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको बताना जो चौराहा है, चौराहा इसका आपको जो है समास विग्रह करना है और इसमें कौन सा समास है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ग्रामर का जो है पार्ट है, ऊपर अभी आपने पूछा था, तो उसी प्रकार जो है चौराहे का आपको बताना, चौराहा इसकी जो है विग्रह क्या बनेगा, इसमें कौन सा समास है, जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यदि आपको और भी सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है विद आंसर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से जो आप इनकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।